वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विद वर्षा। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं अर्थात हिंदी का। हम स्पर्श इस पाठ्य पुस्तक का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा ये पाठ पढ़ने जा रहे थे। बचेंद्री पाल उनके अनुभव, जब वो एवरेस्ट शिखर उन्होंने चढ़ा था तो उनके जो अनुभव है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। तो पहले भाग में हमने देखा था कि जब वो नमचे बाज़ार से उन्होंने पहले एवरेस्ट को देखा था तो उनके मन में क्या क्या भाव आए थे। और वहाँ के लोग सागर माथा इस नाम से एवरेस्ट को बुलाते हैं, उनको वो नाम बहुत अच्छा लगा। फिर जैसे जैसे वो कैंप बनाते गए, उनके क्या क्या हालत हुए, क्या क्या उन्होंने सुना, कौन कौन सी कठिनाइयों के बारे में सुना, ये आपने देखा है पार्ट 1 में। तो अभी हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और जैसे हिमपात होता था तो सीधे धरातल पर क्या हो जाती थी, दरार पड़ जाती थी, क्रैक पड़ जाता था। और इस गहरे चौड़े हिमविदर का ख्याल अगर आता तो वो बहुत डरावना था। और हम 1 दर्जन आरोही 12 लोग थे तो, और कुली, उनको ये हिमपात, ये जो है वो हवा, वो प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्निम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। और दूसरे दिन बहुत सामान आ गया था और हिमपात के आधे रास्ते तक वो सामान ले गए थे। और डॉक्टर मीनू मेहता ने उनको अस्थायी पुल, जो स्थायी नहीं होते, तो ऐसे पुल कैसे बनाते हैं, लट्टों और रस्सियों का उपयोग कैसे किया जाता है, और बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर जो रस्सियाँ हैं वो कैसे बांधते हैं, ये सब उनको जानकारी दी गई जो डॉक्टर मीनू मेहता ने दी थी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रितु गोम्बा तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थीं। और तीसरा दिन जैसे ही हुआ तो कैंप 1 से सामान उन्होंने लिया और वो चढ़ाई उन्होंने शुरू की। उनके साथ रीता गोम्बो थी और उनके पास एक वॉकी टॉकी था और हर कदम की जानकारी, हर एक जानकारी वो उनको कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। और जब कर्नल खुल्लर ने सुना कि कैंप 1 पर वो पहुंच गई है तो वो बेहद खुश हो गए, क्योंकि कैंप 1 तक पहुंचने वाली वो 2 ही महिला थी। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। और अंगदोरजी और लोब्सांग, गगन बिस्सा, ये जो व्यक्ति थे, उन्होंने साउथ कोल पहुंच गए और वो दिन था 29 अप्रैल, जब उन्होंने 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया था। अभी उनके 4 कैंप, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे वो एक एक कैंप लगा रहे थे। रास्ता साफ करना, कैंप लगाना, फिर बाकी जो है वो पहुंचना, ये जो स्थिति थी, उनकी प्रगति हो रही थी कैंप 4 तक पहुंचने की, वो संतोषजनक थी, समाधानकारक थी। जैसे वो पहले डर गए थे कुली की मौत के कारण या फिर रसोई सहायक के कारण, लेकिन अभी थोड़ा सा समाधान का वातावरण था। अंगदोरजी, लोब्सांग और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद से सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पीछे हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने में मेरी नींद अचानक खुल गई।
और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। और जब वो बता रही है लेखिका कि 8 मई की मतलब 8 अन्य शरीर मजबूत और ऊंचाई में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे और जो लेखिका है वो गहरी नींद में सोई हुई थी और रात के 12:30 बजे थे और पिछले हिस्से वो जब सोई हुई थी तो पिछले हिस्से उसे सब टकराने की मतलब टकराने के कारण उनकी नींद खुल गई। और साथ ही क्या हुआ, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और तभी लेखिका को महसूस हुआ कि कोई ठंडी और भारी चीज़ मेरे शरीर से कुचलती हुई चल रही है। और लेखिका को क्या हो रहा था, सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। मतलब वो क्या था, एक बर्फ़ का पिंड था। मतलब लेखिका जो है, लेखिका सोने पर जैसे ही वो चीज़ आकर लेखिका के सर को टकरा गई, सर को ही नहीं बल्कि क्या हो गया, पूरे शरीर को कुचलती हुई वो मतलब आगे जा रही थी। तो जो लेखिका है, देखो किस किस कठिनाइयों से गुज़र रही है लेखिका। जैसे कि तेनजिंग भी यहाँ आ चुके थे। तेनजिंग उनकी जो सुपुत्री डेकी के साथ आ गए थे। उन्होंने तो कहा था कि तुम पर्वतीय कन्या हो और तुम ये एवरेस्ट का अभियान मतलब ये करोगी, सफल होगी इसमें। लेकिन उसने कहा था कि अभी तो मैं प्रयास कर रही हूँ। तो लेखिका को वो एक हौसला दे रहे थे, उनका हौसला बुलंद कर रहे थे। और 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर और रंगीन नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। और कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सान ताशरिंग में लेखिका के कमरे में थे। एनडी शेरपा और अन्य 4 उनके लोग उनके साथ थे। लेखिका तेनजिंग लेखिका ने बताया था कि एकदम मैं नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब अभी मेरा ये पहला प्रयास है। शायद मैं चढ़ पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, लेकिन तेनजिंग ने उनका क्या किया था, हौसला बढ़ाया था। और हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि तुम पर्वतीय कन्या हो। पर्वतीय कन्या मतलब क्या, कि लेखिका का जो जन्म है वो मतलब पहाड़ी इलाके में ही हुआ था। उनके माता पिता या घर वाले पहाड़ी इलाकों में ही रहते थे। कभी पहाड़ की तराई पे रहते हैं थे तो कभी दूसरे गांव में रहते थे। लेकिन जो पहाड़ों से चढ़ना उतरना उनका एक अभ्यास हो चुका था, क्योंकि लेखिका जब भी स्कूल जाती थी तो वो पहाड़ पर चढ़कर उतरकर ऐसे उनका प्रयास था। मतलब लेखिका को बहुत ही अभ्यास था उस बात का, पहाड़ों पर चढ़ने का। तो लेखिका इस तरीके से अपना जो प्रयास है शिखर पर पहुंचने का वो कर रही है। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। और लेखिका बता रही है कि एक जो भारी चीज़ मुझसे टकरा कर कुचलती हुई चल रही है, तो यह मतलब लेखिका कह रही है यह क्या हो रहा था। ये क्या था, एक लंबा बर्फ का पिंड था और हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोसेर की ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। विशाल मतलब बहुत बड़ा, वो जैसे एक चट्टान जैसा हिमपुंज बन गया था। हिमपिंड हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ की इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और एक भीषण गर्जना के साथ ढीले सीधी ढलान से नीचे आते हुए उनके कैंप को तहस नहस कर दिया था। उनकी मतलब स्पीड बहुत थी,
जैसे एक्सप्रेस रेलवे की होती है, और उसकी गर्जना मतलब उसकी आवाज़ भी बहुत आ रही थी। और वो हिमपुंज आने के कारण उनका जो कैंप लगाया हुआ था वो क्या हो गया था, तहस नहस हो गया था, मतलब पूरा बिखर गया था। वो कैंप अभी ठीक तरह से नहीं था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अगर सत्य कहा जाए तो वास्तव में सभी को चोट लगी थी, जितने भी लोग वहाँ थे तो सभी को चोट लगी थी। लेकिन आश्चर्य ये हुआ था कि इतना बड़ा दुर्घटना होने पर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोकसाम अपनी सुई छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। और लोब्सांग नाम का जो व्यक्ति है, अपनी सुई छुरी जो बर्फ को काटने का कार्य करती है, तो वो उस छुरी की मदद से क्या कर रहे थे, तंबू का रास्ता साफ कर रहे थे और सफल हो गए थे वो रास्ता साफ करने में। और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से क्या किया उन्होंने, उन लेखिका को बचाने की कोशिश में वो जुड़ गए। अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो क्या हो जाता, मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरी चारों तरफ की कड़ी जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। और उन्होंने जो लेखिका बर्फ में फंसी हुई थी तो वो स्वीट छुरी से पूरे बर्फ को खोदा और लेखिका को बाहर निकाला, जैसे लेखिका एक बर्फ के कब्र में सोई हुई थी। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। और सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई की प्रातः मतलब सवेरे 8 बजे तक सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। जैसे कि वो कैंप 4 पर पहुंचना चाहते थे लेकिन फिर से पहुंच गए। और उस दुर्घटना के कारण जिस शेरपा की मतलब कोली की टांग हड्डी टूट गई थी, उसे खुद जो स्ट्रेचर उसने बनाया था उस पर ही लेटाकर लाया गया। और कर्नल खुल्लर कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इतनी सुरक्षा का कार्य का एक ज़बरदस्त हिम्मत वाला कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। और 9 जो पुरुष थे उनके साथ, तो उनको भी चोट आई थी, किसी की हड्डी टूटी थी। इसी कारण क्या हुआ, उनको बेस कैंप मतलब सबसे नीचे जो कैंप है उससे भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? और कर्नल खुल्लर लेखिका की तरफ मुड़कर क्या कहने लगे कि क्या तुम भयभीत थी? लेखिका कहती है, जी हाँ। क्या तुम वापिस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। और लेखिका को कर्नल खुल्लर कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो तुम डरी थी? तो वो कह रही है हाँ। और वो पूछ रहे हैं कि अभी तुम वापस जाना चाहती हो? तो लेखिका ने बिना हिचकिचाए हुए क्या जवाब दिया, नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं मेरा जो अभियान है वो पूरा करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं साउथ कोल पहुँची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू की। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। और जैसे लेखिका साउथ कॉल के कैंप में पहुंच गई तो अगले दिन अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी उसने शुरू कर दी। और खाने का, कुकिंग का गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किया। और जब दोपहर के 1:30 बजे बिस्सा नाम का व्यक्ति आया तो उसने चाय रखने के लिए क्या किया, गर्म पानी करते हुए लेखिका को देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। कि मतलब एक व्यक्ति का नाम है जय और मीनू बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। और लेखिका को लगा कि ये इतने पीछे क्यों है, और लेखिका को चिंता होने लगी क्योंकि अगले दिन की जो चढ़ाई करनी थी लेखिका को, वो जय, मीनू और की के साथ करनी थी। लेकिन वो धीरे धीरे इसलिए आ रहे थे क्योंकि
उनके पास बहुत सारा बोझ था और वो बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, इसीलिए वो धीरे धीरे आ रहे थे। तो इस तरह लेखिका ने हम अपनी हिम्मत नहीं हारी। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम वापस जाना चाहते हो, जैसे कर्नल खुल्लर ने पूछा, तो उसने ना का जवाब दिया। अर्थात लेखिका का जो अभियान है वो पूरा करके ही वो रहेगी, और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर ही रहेगी, चाहे कितनी मुसीबतें कितनी मुश्किलें क्यों ना आए। तो हमें लेखिका से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है यहाँ। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। और दोपहर के बाद अपने दल के दूसरे सदस्य की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। लेखिका ने कि अभी मैं नीचे जाऊंगी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। और जैसे ही वो अपने तंबू से बाहर आई तो उनकी मुलाकात मीनू से हुई की, और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी से के ठीक नीचे मिला, और जय और की जो है वो बहुत पीछे थे। और जय कहाँ मिला उनको? जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। और उसने क्या कहा कि जय ने कहा कि आगे मत जाओ, रोकने की कोशिश की, लेकिन लेखिका को की से मिलना था। और जब वो थोड़ा सा आगे गए, नीचे देखा, तो वो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह गया मतलब एकदम चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, फिर भी लेखिका एक जगह नहीं रुक रही है, फिर अपना जो कार्य है वो शुरू ही रखा है, यहाँ वहाँ सबसे मिल रही है, सबका हौसला भी बढ़ा रही है और अपना हौसला खुद नहीं टूटने दिया है। एक लेडीज़ होकर भी इतनी हिम्मत, इतना साहस लेखिका में था। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। और उसने क्या कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? तो उसने दृढ़तापूर्वक मतलब निश्चयपूर्वक क्या उत्तर दिया कि मैं एक औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, मतलब पर्वत पर चढ़ने वाली हूँ, जैसे और है वैसे। और इसीलिए तो इस दल में आई हूँ पर्वत चढ़ने के लिए। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? और उसने क्या कहा, मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई, तो इसीलिए मुझे दूसरे अपने सदस्य जो है उनकी मदद करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। और वो बात सुनकर की हंसा और पेय पदार्थ मतलब जो पीने लायक है, चाय कॉफ़ी, उससे उसने प्यास बुझाई और उसे किट नहीं ले जाने दी। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटो और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम अब सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। और थोड़ी देर बाद वो साउथ कोल कैंप से लाटो और बिस्सा जो है वो नीचे आए थे, और सभी साउथ कोल पर जैसी सुरक्षा और आराम की जगह मिलती है वहाँ वो लौट आए। और लेखिका हमें जानकारी दे रही है कि साउथ कोल जो है पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर, सबसे ज़्यादा कठोर अगर पृथ्वी पर कोई जगह है तो वो है साउथ कोल, इसीलिए प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। और अगले दिन लेखिका सुबह जल्दी उठी, 4 बजे उठी।
उन्होंने बर्फ़ पिघलाया और बर्फ़ पिघला के ही चाय बनाई, और उनके पास जो बिस्किट या चॉकलेट थे उसका हल्का नाश्ता किया। और फिर उसके बाद 5:30 बजे वो तंबू से निकल पड़ी। और जो अंगदोर जी है वो बाहर ही खड़े थे और उनके पास आसपास कोई भी नहीं था। तो इस तरीके से लेखिका बिना थके, बिना हारे, अथक परिश्रम कर कर एवरेस्ट पर चढ़ना चाह रही है, एवरेस्ट पर पहुंचना चाह रही है। इसीलिए वो अपने भरसक प्रयास कर रही है। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। और जो अंगदोर जी है वो लेखिका के साथ चढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो कैसी चढ़ाई करना चाहता था? बिना ऑक्सीजन के। लेकिन बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने पर क्या हो रहा था? उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले और रात्रि में शिखर कैंप तक पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वो ऑक्सीजन नहीं लेता, इसीलिए वैसा करना उसे पड़ेगा। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी, और वो ज़्यादा समय अपना गंवाना नहीं चाहता था, तुरंत चढ़ना चाहता था। और वो क्या कह रहे हैं कि वो लेखिका को पूछ रहे हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। और क्या कहा कि एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना, फिर से वापस आना, बहुत ही श्रम पड़ेंगे, कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। और अगर वो ऑक्सीजन ले लेते, पैर ठंडे पड़ गए और लौट कर आने का बहुत बड़ा जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ ही साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। और लेखिका बोल रही है कि लेकिन जो अंगदोर जी बता रहे थे उस पर मुझे विश्वास था कि वो चढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के भी वो सफलतापूर्वक चढ़ सकते हैं। तो लेखिका कह रही है कि मैं एक विश्वास भी रखती थी और मेरे जो आरोहण मतलब चढ़ने की जो क्षमता है, कर्मठता मतलब अपने कर्तव्य के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं कर्तव्य निष्ठा जो रखती हूँ, तो मैं काम के प्रति जो निष्ठा रखती हूँ उसके बारे में मुझे आश्वासन था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, मतलब बाकी जो लोग हैं वो अंगदोर जी के समान उनके साथ जल्दी से चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसीलिए उनको अंगदोर जी के साथ ही ऊपर चढ़ाई करनी थी। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और वो 6:20 अंगदोर जी और लेखिका साउथ पोल से बाहर आ गई और दिन ऊपर आया था। मतलब अभी पहाड़ी पर रहे तो जल्दी दिन निकल आता है। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। हल्की हल्की हवा तो चली थी लेकिन बर्फ़ के कारण बहुत ठंडी लग रही थी। मैंने अपनी आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, और जो किट थी उनकी जो ड्रेस था तो वो काफ़ी सुरक्षित थी।
हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एक जो उनकी निश्चित गति उन्होंने फिक्स किया था कि ऐसी ही स्पीड से हम चढ़ेंगे, और लेखिका भी उनकी चलने में उनके साथ कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भूरी भूरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो, और जमी हुई जो बर्फ़ की चट्टानें थी वो सख्त थी, भूरी भूरी थी, सफ़ेद थी, और मानो ऐसे लग रहा था जैसे कोई शीशे के मतलब कांच की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। देखो, उनको फावड़ा चलाकर रास्ता बनाना पड़ा, और लेखिका कहती है कि मुझे ऐसे सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा ताकि उसके दांत काटे, और लेकिन मैंने वो तो किया, लेकिन जो कदम है वो अच्छी तरह से सोच समझ कर उठाया और रखा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। और देखो, शिखर कैंप पर वो 2 घंटे से कम समय में पहुंच गए, इतनी वो तेज़ गति से जा रहे हैं। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। अंगदोर जी को लगा कि लेखिका थक सकती है, तो मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। और लेखिका ने कहा मैं नहीं थकी, तो वो आनंदित भी हो गए और आश्चर्यचकित हो गए कि लेखिका एक लेडीज़ होने के बावजूद भी नहीं थकी। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और उन्होंने क्या कहा, अंगदोर जी पहले भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि जो पहला दल था उन्होंने शिखर कैंप तक, साउथ कोल से शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे लगाए, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और हमारी गति मतलब उनसे ज़्यादा है, दुगुना है, डबल है। अगर इस गति से हम जाएंगे तो दोपहर 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था, और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया, और लाटू उनके पीछे पीछे आ रहा था। और वो जब दक्षिणी शिखर में थोड़ा आराम कर रहे थे तो वो उनके पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, और थोड़ी थोड़ी उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी चाय पीने के बाद। लेकिन लाटू ने एक नायलॉन की रस्सी लाई थी, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला, और फिर उनको रस्सी का सहारा लेकर चढ़ना पड़ा। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, और रस्सी उसने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं मतलब पकड़ी थी, उनका बैलेंस करने के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। और लाटू ने उनका निरीक्षण किया तो जितना आवश्यक है 4 लीटर ऑक्सीजन, तो वो कितना ले रही थी, 2.5 लीटर ही ऑक्सीजन प्रति मिनट ले रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। और जैसे उसने देखा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो उसने क्या किया, उनके ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है वो मतलब आपूर्ति बढ़ाया, तो उनको अभी जो चढ़ाई है वो थोड़ी आसान लगने लगी। तो देखो, इस सारी कठिनाइयों से लड़कर जो लेखिका है वो आगे बढ़ रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, और दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा तेज गति से बह रही थी, लेकिन उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे भूरे मतलब जो छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं वो चारों तरफ सफ़ेद कण उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। और उन्होंने देखा
कि इसके बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं, और उन्होंने नीचे देखा तो सीधा ढलान था। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। और लेखिका की सांस जैसे रुक गई, वो आश्चर्यचकित हो गई और लेखिका को लगने लगा कि अब हम सफल होने में बहुत करीब है, बहुत पास है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। और वो दिन था 23 मई 1984 और दोपहर 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। और लेखिका गौरव के साथ बताती है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, और वो शंकु जैसा है, बहुत मतलब ऐसे चोटी छोटी है वो, तो दो व्यक्ति साथ साथ खड़े भी नहीं रह सकते। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। और चारों तरफ देखा, अगर पैर फिसल गए तो कुछ भी हो सकता था। सीधी ढलान थी तो उनके सुरक्षा का प्रश्न था। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। मतलब वो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, फावड़े से बर्फ़ जो है वो खोदा और अपने आप को सुरक्षित कर दिया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे की ताज का चुम्बन लिया। और इसके बाद लेखिका घुटनों पर बैठ गई और जो बर्फ पर अपने माथे को लगाया और सागर माथा जो नेपाली लोग बोलते हैं वो उसका चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। और वैसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, दुर्गा माँ का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनका अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और लाल कपड़े में उसे लपेटा, छोटी सी पूजा जो कहते हैं वो की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया और वही जो पूजा की एवरेस्ट के शिखर पर अपनी पहली भारतीय पर्वतारोही, और फिर उनको अपनी माता पिता का ध्यान आया। क्योंकि जब भी आनंद का क्षण होता है, गौरव का क्षण होता है, सम्मान का क्षण होता है, हम हमारे माता पिता को याद करते ही हैं। जैसी ही मैं उठी मैंने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। और लेखिका जब उठी, उनके जो नेता थे अंगदोर जी, उनके सामने आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अंगदोर जी दूसरी बार वो चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी वो बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई की थी, इसीलिए लेखिका ने उनको अभिनंदन किया और लेखिका को उन्होंने गले लगाया और कानों में कहा कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद फ़ोटो सेशन होने लगा। फिर इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। और जो लाटू था उन्होंने सूचना दी वॉकी टॉकी पर कि हम पहुंच गए और यहाँ हम 4 लोग हैं। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे और वॉकी टॉकी लेखिका के हाथ में दिया तो कर्नल खुल्लर बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। और कर्नल खुल्लर ने क्या कहा कि इस तुम्हारी बधाई को मैं बधाई किसे देना चाहता हूँ, तुम्हारे माता पिता को। ये बहुत ही अनूठी, बहुत बड़ी उपलब्धि है, सफलता है। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। और आगे क्या बोले वो कि हमारे देश को, भारत को तुम पर बहुत गर्व होगा, बहुत प्राउड फील करेंगे और अब तुम ऐसे संसार में, ऐसे दुनिया में
वापस जाओगी, जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न है। जैसे तुम अभी आई थी और वापस जाओगी तो ये जो सारा संसार है, पूरी दुनिया तुम्हारी सराहना करेगी, प्रशंसा करेगी, और तुमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए तुम एक अलग महिला बनकर एक कीर्तिमान जो तुमने स्थापन किया है, वो संसार तुम्हारी हमेशा गौरव करेगा, गुणगान करेगा। तो इस प्रकार जो हमारी लेखिका है बचेंद्री पाल, उसने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चढ़ाई की। कितना ही कष्ट हो, कितने ही संकट आए, तो इस प्रकार हमने ये पाठ 2 भागों में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।